नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे सौंदर्य की नदी नर्मदा श्री अमृतलाल विगड़ द्वारा रचित का एपिसोड 6 अध्याय 11 होशंगाबाद से हंडिया। होशंगाबाद लंबोत्रा शहर है। यहाँ के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से हैं। नर्मदा का पाट जितना चौड़ा है, घाट उतना ही विशाल है, मानो उसके नाप के बने हों। नदी में हिचकोले खाते डोंगे या पाल वाली नावें उस तट के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं। आज से कोई 20 वर्ष पहले जब मैं यहाँ आया था, तब घाट पर कितनी पनिहारिनें नजर आती थीं। अकेली या झुंड में सिर पर 3-3 गगरी रखे जब वे एक एक सीढ़ी चढ़ती थीं तो पानी छलक छलक कर गिरता था और उनके अंग अंग से लावण्य झरता। प्रायः दिन भर उनका तांता लगा रहता। तब ये घाट कितने सजीव लगते थे। अब शहर में नल आ गया है। पनिहारिनें इक्की दुक्की ही नजर आती हैं। दिन की रौनक में कमी आ गई है, लेकिन सांझ के समय स्त्रियां जब दीप जलाकर नर्मदा में प्रवाहित करती हैं या मंदिरों की आरती का स्वर पानी पर तैरता हुआ दूर दूर तक फैल जाता है, या कहीं कथा वार्ता या भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजती है, या कहीं कोई भक्त त्वदीय पाद पंकजम नवामि देवी नर्मदे का स्तोत्र पाठ करता है, तो पुरानी रौनक लौट आती है। रात को घाट पर किसी का प्रवचन हो रहा था। पास बहती नीरव नर्मदा और घाट की सीढ़ियों पर बैठकर शांतिपूर्वक सुनते श्रोता। मुझे लगा यहाँ तो नाटक भी खेला जा सकता है, नृत्य का आयोजन भी हो सकता है। इन घाटों से बढ़कर खुला रंगमंच और क्या हो सकता है। सामने तट का पहाड़ मानो मंच के पीछे का रेशम का पर्दा है। यहाँ 2 रात विश्राम को मिल गया तो दूसरे दिन खूब चले। शाम को केवलारी और नर्मदा का संगम पड़ा। इसी संगम पर है खोखसर। यहाँ मंदिर में रहने की व्यवस्था हो गई। मंदिर के आंगन में गौरी शंकर महाराज की समाधि बनी है। गौरी शंकर नर्मदा के भक्त थे। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की महिमा को खूब बढ़ाया। नर्मदा खंड में आज भी उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। सुबह आगे बढ़े। इस ओर नर्मदा खूब फैल गई है। किनारों की ऊंचाई कम है। बाढ़ के समय पानी दूर दूर फैल जाता है। पिछली बाढ़ में कई गांव तबाह हो चुके हैं। कुछ नदी तट से दूर चले गए। तीसरे पहर की बात है। नान घाट पार कर चुके थे। फूल सिंह, कक्का और दादू आगे थे। मैं थोड़ा पीछे। रम्मू मेरे साथ था। मैंने कहा, रम्मू आओ जरा नर्मदा जी के प्रवाह को देखें। पर वो नहीं आया, आगे बढ़ गया। मैं अकेला कगार तक गया, नर्मदा प्रवाह को एक झलक देखा और वापस पगडंडी पर आकर आगे बढ़ा। थोड़ा ही चला था कि सामने पगडंडी पर ही एक मगर को पड़ा पाया। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। उसे एकटक देखता रहा। वह निश्चेत पड़ा था। मैं समझा कि वह मरा पड़ा है, इसलिए उसकी ओर बढ़ा। लेकिन बढ़ा ही था कि वह चारों पैर से नर्मदा की ओर तेजी से भागा और झाड़ झंखाड़ में ओझल हो गया। वह जमीन से घिसटता हुआ भागा था, इसलिए बड़ा शोर हुआ था। मैं बेहद डर गया। मगर के पानी से इतनी दूर ऊंचे कगार पर आने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता था। जमीन पर वह ऐसी तेजी से दौड़ लगा सकता है, यह भी मेरी कल्पना से परे था। वह मुझ पर झपट सकता था या अपनी पूंछ से एक ही बार में मुझे ध्वस्त कर सकता था, लेकिन वह तो डर कर भागा था। मेरा डर खुशी में बदल गया। इतना दुबला हूँ कि मुझसे घर के चूहे तक नहीं डरते, लेकिन आज तो मुझसे डरकर महाबली मगर भाग खड़ा हुआ। चूहे न डरें, मगरमच्छ तो डरता है। मगर के भागने से जमीन पर बनी रेखा को, मकर रेखा को देखता रहा। कर्क रेखा पर रहता हूँ, मकर रेखा तक कैसे जा सकता हूँ? लेकिन नर्मदा जी की कृपा से आज मकर रेखा देखने को अनायास मिल गई। मैं आगे बढ़ा।
मैंने सोचा कि मेरे साथियों ने भी इसे ज़रूर देखा होगा, क्योंकि कोई 10 मिनट पहले तो वो यहीं से निकले थे। वे हथेड़ नदी की चट्टानों पर बैठे मेरी बाट जो रहे थे। मैंने जब उन्हें मगर के बारे में बताया तो वह हैरान रह गए कि उन्होंने कोई मगर नहीं देखा। यह सुनकर मुझे भी कम हैरानी नहीं हुई। अब रम्मू पछताने लगा, कहने लगा, यह तो मगर के रूप में नर्मदा माई ने आपको दर्शन दिए। मैं बड़ा अभागा हूँ। आपका कहना मानता तो मुझे भी मैया के दर्शन होते। थोड़ी देर में आंवरी घाट पहुँचे। गांव तो दूर है, पर नर्मदा तट पर वह मंदिर है, वहीं रात रुके। वहाँ रम्मू ने सबसे पूछा, दूध लेने गांव गया तो वहाँ भी पूछ आया, पर किसी ने नहीं कहा कि यहाँ नर्मदा में मगर है। अब तो उसे पक्का विश्वास हो गया कि वह नर्मदा मैया ही थी जिसने मगर के रूप में मुझे दर्शन दिए थे। ऐसी बातों में मेरा जरा भी विश्वास नहीं। मैंने उसे बहुतेरा समझाया कि वह मगर ही था और कुछ नहीं, लेकिन वह नहीं माना। वैसे मुझे भी इस बात का अचरज जरूर हुआ कि जब यहाँ कोई मगर नहीं तो वह आया कहाँ से। लेकिन रम्मू के लिए जो चमत्कारिक घटना है वह मेरे लिए आश्चर्यजनक घटना है। एक प्रकृतिविद के लिए वही बिल्कुल सामान्य घटना होगी। यहाँ से चले, तड़के ही इंदना संगम पड़ा। रोज दोपहर को स्नान करते थे, लेकिन आज संगम स्नान के लालच को रोक नहीं सके। बड़ी ठंड थी, फिर भी स्नान किया। आगे बढ़े। घुघरा के पास नर्मदा के बाहुपाश में 2 टापू दिखाई दिए। बड़े का नाम जुगला, छोटे का नाम जुगली। रात पथोरा में रुके। जिस कुटी में हम रुके थे वहीं सागर निवासी पति पत्नी भी रुके थे। नर्मदा परिक्रमा कब की कर चुके, अब ओंकारेश्वर जल चढ़ाने जा रहे हैं। परिक्रमा के दौरान इस गांव में चतुर्मास किया था, इसलिए गांव वालों से स्नेह हो गया। गांव वालों ने उन्हें रोक लिया था। गांव की लड़कियां पत्नी को घेरे रहती हैं। वह मुझसे कहने लगी कि मैं जब घर पर थी तो कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी, कभी सिर में दर्द तो कभी पेट में दर्द, जरा सा पैदल चलती तो पाँव में दर्द, फिर बुखार। लेकिन जब से परिक्रमा पर निकली हूँ सारी बीमारी गायब हो गई। सारा दिन चलती हूँ तब भी कुछ नहीं होता। खूब स्वस्थ प्रसन्न हूँ। हाँ, 2 छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ आए हैं, उनकी याद जरूर आती है। अगर मैं डॉक्टर होता तो अपने आधे से अधिक मरीजों को उनके रोग के मुताबिक 15 दिन से लेकर 3 माह तक की नर्मदा परिक्रमा प्रिस्क्राइब करता। कहता, आपको दवाई की कोई ज़रूरत नहीं, ये फ़ायदे के बजाय नुकसान देगी। आप नर्मदा परिक्रमा पर या किसी पद यात्रा पर निकल जाइए, इससे आपको तन के साथ मन का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। रात में पड़ोस के किसी घर में लोकगीत के स्वर आने लगे। सागर निवासी सज्जन से मैंने कहा, चलिए गीत सुनने चलें। वे हंसने लगे। लगता है ये गीत यहीं कहीं से आ रहे हैं, लेकिन वे नदी के चौड़े पाट के उस पार से आ रहे थे। कभी कभी तो उस तट की बातें तक हवा के साथ बहकर यहाँ आती हैं और साफ सुनाई देती हैं। उन गीतों की स्वर लहरियों ने थपकियाँ देकर हमें कब सुला दिया, कुछ पता नहीं चला। भोर होते ही चल दिए। होशंगाबाद से चले आज चौथा दिन है। वहाँ से चलते समय मैंने एक अखबार खरीदा था। जानबूझकर पढ़ा नहीं था, सहेज कर रख लिया था कि अब 8 दिन तक अखबार नहीं मिलेगा। इस अवधि को आधा करने के लिए आज चौथे दिन भी मैंने यह निकाला और इत्मीनान से पढ़ने लगा। मुझे ऐन आज जान पड़ा कि यह जो 4 दिन पुराना अखबार था, नाम और तारीख पर ध्यान न दें तो 10 साल पुराना अखबार भी हमें आज का ही जान पड़ेगा। डकैती, लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, सत्ता की छीना झपटी, खबरों की यही तो अमरबेल है जो सदा अखबारों पर छाई रहती है। अगर मैं किसी अखबार का संपादक होता तो मेरा अखबार रोज ना निकलता। जिस दिन ढंग का समाचार होता उस दिन अखबार बंद रहता। एक स्थायी सूचना छाप देता कि जिस दिन अखबार न आए उस दिन समझ लीजिए कि कोई समाचार नहीं। बिना किसी समाचार के अखबार के 12 या 16 पृष्ठ छाप देना मूल्यवान अखबारी कागज की और पाठकों के समय की बर्बादी ही कही जाएगी। शाम को भिलाड़िया पहुँचे।
तो छोटे कद का गांव पर काठी उसकी राजधानी की। बीच में राजपथ जैसा सीधा चौड़ा समतल रास्ता और दोनों ओर घर। नर्मदा पर छोटा सा घाट, उसी से लगा मंदिर। मंदिर की परछी में रहे। मंदिर में ही सदाव्रत मिल गया। हमारे साथियों को द्वार द्वार मांगने जाना नहीं पड़ा। प्रायः हर गांव में सदाव्रत मिल जाता है। हाँ, दूध के लिए जरूर मांगने जाना पड़ता है। हमारे तीनों साथी चाय के आदी हैं, कक्का सबसे अधिक। वे रम्मू को दूध के लिए रवाना कर देते हैं। मिलनसार रम्मू कहीं न कहीं से दूध ले ही आता है। रम्मू है भी बड़ा मज़ेदार। जब देखो तब नाचता रहता है। पगडंडी पर चलते चलते सहसा नाचने लगता है। गांव वालों के आगे नाचने में उसे कोई संकोच नहीं। कक्का और रम्मू के स्वभाव में बड़ा अंतर है। कक्का गंभीर और कामकाजी, रम्मू फक्कड़ और मस्तमौला। दादू की वजह से दोनों का साथ निभ रहा है, वरना दोनों कब के अलग हो गए होते। दादू कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लगता है कोई संत बोल रहा है। बढ़िया, उम्दा, बहुत उम्दा, यही बोल उनके मुंह से निकलते हैं। मोटी और कच्ची रोटी पाकर भी वो कहते हैं बहुत बढ़िया। रात गोदा गांव में रहे। यहाँ गंजाल नर्मदा में आकर मिलती है। इसी संगम के पास बनी है महंतों की छतरियाँ। यहाँ से नर्मदा बहुत सुंदर दिखाई देती है। यहाँ एक धर्मशाला है, रात उसी में रहे। छोटी छिपानेर के बाद दोपहर को बजरंग कुटी पड़ी। रात शमशाबाद में रहे। यहाँ से आगे बढ़े तो हंडिया में नर्मदा पर बना सड़क का पुल दिखाई देने लगा। पास लगता था पर है काफ़ी दूर। मार्ग में बहुत से परकम्मा वासियों का साथ हो गया। इनमें स्त्रियां भी थीं। कहीं सुस्ताने बैठते तो परकम्मा वासी सुई या चिमटी से पैरों में लगे कांटे निकालते। कुछ एक के खून भी निकल आता, लेकिन दूसरे ही क्षण वे नंगे पैर चल देते। शाम को बम्होरी पहुँचे। सभी सदाव्रत लेने गए। कुछ दिनों से फूल सिंह भी सदाव्रत लेने चला जाता है। यदि दाता उदार जान पड़ा तो खुद का मांग लेता है, और अति उदार लगा तो मेरा भी ले आता है। सभी बम्होरी में रह गए, लेकिन हम 5 नर्मदा तट पर बनी कुटी में रहे। सुबह आगे बढ़े। हंडिया पहुँचते हमें दोपहर हो आई। इस पार हंडिया, उस पार नेवावर। यह नर्मदा का मध्य है। नर्मदा के उद्गम और संगम के मध्य में है, इसलिए नर्मदा का नाभि स्थल कहलाता है। आखिर थोड़ा थोड़ा करके मैं नर्मदा के मध्य तक पहुंच गया था। मेरी खुशी का क्या कहना। मन में यह आशा भी बलवती हुई, जब नर्मदा के मध्य तक पहुंच चुका हूं तो नर्मदा मुझे अधबीच नहीं छोड़ेगी। एक ना एक दिन समुद्र तक भी पहुंचा देगी। कल दिवाली है, दिवाली यहीं मनाएंगे। परसों घर लौटेंगे। दादू, कक्का और रम्मू आगे बढ़ जाएंगे। बिछोह का विचार अच्छा नहीं लगता। 2 दिन से रम्मू का नाचना गाना बंद है। कभी चुप न रहने वाला रम्मू कुछ बोलता ही नहीं। यही हमारा हाल है। 15 दिनों के साथ में वे मेरे कितने सगे हो गए हैं। शाम को पड़ोस के आंगन में घर की बहू रंगोली सजा रही थी। सुहाने आकारों और मधुर रंगों वाली रंगोली से उसका आंगन जगमगा उठा। दिवाली के दिन सवेरे से ही छकड़ों में बैठकर आसपास के हजारों ग्रामीणों का आना शुरू हो गया। बैलों के झुंड आने लगे, ऊंचे पूरे शानदार बैल। किसान अपने अपने बैलों को नर्मदा में ले जाते, रगड़ रगड़ कर नहलाते। किसानों की चीख पुकार, बैलों के गले की बजती घंटियाँ और पानी के छप छप के कारण वातावरण कैसा गूंज रहा था। तीसरा पहर होते ही छकड़े, बैल, किसान सब गायब हो गए। शाम का अंधेरा घिरने लगा। मैं नर्मदा तट पर चट्टान में अकेला बैठा था। दिन को यहाँ कैसा मेला भरा था, शाम होते होते सब सूना हो गया। इक्का दुक्का आदमी ही नजर आता है। तभी दादू आए। साथ में दिए लाए थे। एक दिया जलाकर नर्मदा में प्रवाहित किया, एक मुझे दिया। लो, एक तुम छोड़ो। यह मेरी पसंद का काम था। दिया लिया, प्रवाह तक गया और प्रज्वलित करने वाला ही था कि कुछ याद हो आया। दिया जाकर दादू को वापस कर दिया। क्यों? बस यूं ही। फिर भी
दादू के कहने पर मैंने कहा, सुनिए दादू जी, आज दिवाली है। ठीक इसी तरह की दिवाली को मैं अमरकंटक में था। रात के अंधेरे में एक दिया जलाकर नर्मदा कुंड में प्रवाहित किया था और माँ नर्मदा से कहा, एक दीप तू जलाना मेरे हृदय में, ताकि भीतर का अंधेरा दूर हो जाए। आज इसे ठीक 5 साल हो गए हैं। 5 साल का समय कम नहीं होता, लेकिन नर्मदा ने दीप नहीं जलाया। जलाने की कोई तैयारी भी नज़र नहीं आती। इसलिए अब मैं भी दीप नहीं जलाऊंगा, नर्मदा से रूठ गया हूँ। दादू हंस पड़े। अरे पगले, भीतर का दिया क्या इतनी आसानी से जलता है? एक बार कह देने से जलता है? इसमें 5 साल क्या, सारा जीवन लग सकता है। नया जन्म भी लेना पड़ सकता है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। फिर दादू ही बोले, बाहर का दिया चट जलता है और पट बुझता भी है। भीतर का दिया देर से जलता है और आसानी से बुझता भी नहीं है। उसका उजाला देर तक रहता है और दूर तक फैलता है। इसलिए धीरज रखो, जल्दबाजी ठीक नहीं। हिये में उस दिए के पाने की ललक हो और कदम उस दिए की ओर बढ़ उठे हों, इतना ही काफ़ी है। उठो बेटे, अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं होता। रात्रि की निस्तब्धता में दादू की वाणी किसी मंत्र की तरह गूंज उठी। मुझे मेरी गलती का भान हुआ। मैं रूठता जल्दी हूँ तो मान भी जल्दी जाता हूँ। अत्यंत प्रसन्न मन से दीप जलाया, भक्तिपूर्वक प्रवाहित किया और अपना आंसुओं से भीगा चेहरा नर्मदा के आंचल में छुपा लिया। दादू मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अध्याय 12। हंडिया से ओंकारेश्वर। परिक्रमा दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। ज्यों-ज्यों जबलपुर से दूर होता जा रहा हूँ, खर्च बढ़ता जाता है। जिसे साथ ले जाता हूँ उसका पूरा खर्च और अच्छा पारिश्रमिक देना होता है, और इस साल जेब बिल्कुल खाली है। परिक्रमा पर कैसे जा सकूँगा? भिक्षाम देही। परिक्रमावासियों को भिक्षा मांगने में शर्म कैसी? भिक्षा कोई भीख नहीं है, इसलिए भिक्षा मांगकर भी परिक्रमा पर जाऊंगा। पर किससे मांगूं? कांता से ही। अग्नि को साक्षी मानकर जिसका हाथ पकड़ा है, उसके आगे हाथ पसारने में झिझक जरूर हुई, पर वाणी में जितनी बन सकी उतनी मिठास लाते हुए बोला, तुम तो बहुत उदार हो। चिरंजीव शरद की शादी के समय बहू के गहने बनवाने के लिए तुमने अपने गहने बिना मांगे दे दिए थे। इस बार परिक्रमा पर जाने के लिए पैसे की सुविधा नहीं हो रही है। तुम अपनी अंगूठी दे दो तो मेरा काम बन जाए। मेरी आंखों में याचना की झलक देखकर कांता हंस पड़ी। बोली, इतनी सी बात के लिए ऐसा स्तुतिगान? फिर तो कांता ने मुझे अंगूठी दी, अंगूठी मैंने सुनार को दी, सुनार ने मुझे रुपए दिए, रुपए मैंने अंटी में बांधे और परिक्रमा पर निकल पड़ा। ठीक दशहरे की सुबह हंडिया से चले। तारीख 4 अक्टूबर 1984। और साथ ही हैं अनिल और श्यामलाल। अनिल मेरा छात्र है, 19 बरस का लंबा छरहरा नौजवान। श्यामलाल लंबा तगड़ा गोंड नौजवान है। दोनों ही लाभ और शुभ जैसे दुर्लभ साथी हैं। यात्रा आरंभ करते समय ज्ञानी दादू, कर्मठ कक्का और फक्कड़ रंबू की याद सहज हो आई। हंडिया नर्मदा का मध्य है, इसलिए नर्मदा का नाभि स्थान कहलाता है। अभी तक हमें अमरकंटक पास था, अब समुद्र पास होता चला जाएगा। रात सीगोन में रहे। यहाँ से हमारा मार्ग झाड़ी में से है। ओंकारेश्वर की झाड़ी शुरू हो गई है। सागौन के काफ़ी पेड़ हैं। इनके बड़े बड़े पत्ते फीके और फटे पुराने लग रहे हैं। तीसरे पहर जोगा पहुँचे। यहाँ नर्मदा में एक टापू पर किला है। इस ओर की धारा बंद हो चुकी थी। चट्टानों पर से होते हुए किले में आ गए। नदी के मध्य स्थित यह किला किसी परी कथा के किले की याद दिला रहा था।
किसी गोंड राजा द्वारा निर्मित इस किले के स्थापत्य में एक प्रकार की बलिष्ठता का झलक थी। किले के ऊपर से दूर दूर तक नर्मदा दिखाई दे रही थी। आज सुबह से हम नर्मदा के बीच काफ़ी झाड़ियाँ देखते आ रहे हैं। यहाँ भी खूब झाड़ियाँ हैं। पानी के बीच उगी झाड़ियाँ और अस्पष्ट किनारों के कारण यहाँ नर्मदा अस्त व्यस्त नजर आती है। सुबह गड़वाट पकड़कर शाम को पुन घाट आ गए। शाम का अंधेरा उतरने लगा तो मछुआरों ने कई जोड़े अपने अपने डोंगों में मछली पकड़ने चल दिए। मछुआरा जाल फैलाता, स्त्री नाव खेती। नदी में ये दूर दूर तक निकल जाते। रात किसी टापू पर बिताकर सुबह घर लौटते। दिन हो या रात, हर पल कोई न कोई मछुआरा कहीं न कहीं मछली की टोह में बैठा दिखाई दे जाता। सुबह चले, हमारी गड़वाट नदी के पास ही है। झाड़ी में से नर्मदा झांक रही है और यदि दिखाई नहीं देती तो सुनाई बराबर पड़ रही है। दोपहर को पड़ा मौला। यहाँ जामदी नदी नर्मदा से मिली है। एक किसान ने अपनी झोपड़ी के आसपास साग सब्जी लगा रखी थी। हमने उससे सब्जी मांगी, लेकिन वर्षा न होने के कारण उसकी बगिया सूख रही थी। उसने पूरी बगिया खखोरी, तब कहीं 3 गिलकी, 10 भिंडी और 20 बरबटी मिली। शाम को बड़केश्वर घाट पहुँचे। यहाँ लोगों ने बताया कि अब नर्मदा छूट जाएगी, अब ओंकारेश्वर के पास ही मिलेगी। नर्मदा का किनारा इतना दुर्गम है और झाड़ी इतनी सघन कि वहाँ से कोई नहीं जाता। आप जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम नहीं माने। बलड़ी और बंधानिया के पास परकम्मा वासियों का आसान मार्ग छोड़कर सरई आ गए। यहाँ से नर्मदा के किनारे किनारे चले। छोटी तवा पार करके शाम को जमोटी पहुँचे। चट्टानों में से बहती नर्मदा यहाँ कितनी सकरी हो गई है, यही तो नर्मदा की विशेषता है। यह कब विराट में से बामन, द्रुत में से विलंबित, गहरी में से उथली, चौड़ी में से सकरी या नन्ही नाजुक में से जुझारू हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हल्ला गुल्ला उसे पसंद है, लेकिन कोमल और शांत बनने में भी देर नहीं लगती। बड़ी अप्रत्याशित नदी है यह, आज कुछ कल बिल्कुल दूसरी। यहाँ नर्मदा के मध्य एक विशाल शिलाखंड ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रागैतिहासिक पशु पूंछ दबाकर बैठा हो। जमोटी गांव क्या, गवई भी नहीं, चरवाहों के 6-7 छप्पर भर हैं। दूर दराज के इस भूले बिसरे बनग्राम में शायद ही कोई आता होगा। यहाँ किसी के यहाँ ठहरने की कोई जगह नहीं थी। जाएं तो कहाँ जाएं? एक ग्रामीण ने कहा, आइए जगह बताता हूँ। वह हमें इमली के एक पेड़ के नीचे ले गया। यहीं रहिए। वहाँ गोबर का ढेर लगा था और हजारों मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। यहाँ कैसे सो सकेंगे? जगह पसंद नहीं? नहीं, आइए दूसरी बताता हूँ। वह हमें इमली के दूसरे पेड़ के नीचे ले गया। जब पेड़ के नीचे ही सोना है तो हम अपनी पसंद का पेड़ क्यों ना चुनें? सो एक तीसरे पेड़ के नीचे डेरा डाला, वहीं सोए। करतल भिक्षा तरुतल वास। करतल भिक्षा की नौबत तो नहीं आई, पर तरुतल वास तो आज है। रात का तीसरा पहर था। 2 भैंसे लड़े। एक भागा, दूसरे ने पीछा किया। दोनों मेरे पैर के बिल्कुल करीब से भागे। इनसे रौंदे जाने से मैं बाल बाल बच गया। मुंह ढाँप कर सोया था, इसलिए इस भयंकर दृश्य को देखने से बच गया। वृद्धावस्था में जब पुत्र परिवार से घिरा बैठा हूँगा, तब अनायास हो गया यह पराक्रम उन्हें जरूर सुनाऊंगा। सुबह चले तो यहाँ से हमें गड़वाट मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में वह सकरी होती होती पगडंडी में बदल गई। आगे जाकर पगडंडी भी गायब। हम घने जंगल में घुस आए थे। कभी इधर जाते, कभी उधर, और घूम फिर कर वहीं वापस आ जाते। कभी कभी तो यही समझ में न आता कि हम जा रहे हैं या आ रहे हैं। हमारे चारों ओर अपना चौड़ा सीना ताने घना एकांत जंगल खड़ा था। बड़ी मुश्किल से एक पगडंडी मिली।
काफ़ी दूर जाने के बाद गायों के गले में घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, कोमल सुरीली आवाज़। वहाँ जरूर कोई चरवाहा होगा, उससे राह पूछेंगे। गायों का झुंड तो मिला पर कोई चरवाहा नहीं था। फिर भी आशा बंधी कि गायें हैं तो गांव भी होगा। काफ़ी चलने के बाद जंगल कम घना हो चला था। अचानक पेड़ों से झांकती नर्मदा दिखाई दी। थोड़ी देर में रामघाट के मंदिर पहुँचे। पास में ढाले कोठड़ा गांव है। यह एक छोटी सी नदी आकर यहाँ नर्मदा से मिली है। उसी संगम पर है यह मंदिर। नदी के रेत में चीते के पैरों के निशान दिखाई दिए। कुटी के बाबा ने बताया, रोज रात को ये पानी पीने आते हैं। पिछले 3-4 दिनों से बादल हो रहे हैं। इस साल यहाँ पानी खूब कम बरसा है। फसलें सूख रही हैं। किसान बड़ी आस लगाए आसमान की ओर जोह रहे हैं, लेकिन पानी है कि बरसने का नाम ही नहीं ले रहा। आज शरद पूर्णिमा की रात है, लेकिन न शरद है न पूर्णिमा। बेहद गर्मी और चारों ओर अमावस की रात सा घुप अंधेरा छाया हुआ है। सुबह उठे तो प्यारी प्यारी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मिट्टी में से सौंधी सुगंध आ रही थी। आज ना जा सकेंगे, यहीं रुकना होगा। शाम तक बूंदाबांदी थम गई। सुबह देखा, रेत में चीते के पैर के ताजे निशान बने हुए थे। रेत मानो नदी तट की विजिटर्स बुक है। उसमें हर यात्री का नाम अपने आप दर्ज हो जाता है। आसमान बिल्कुल साफ हो गया है, शीशे की तरह। बोझा लादा और चल पड़े। नदी के दोनों ओर चट्टाने ही चट्टाने। नदी मानो अनंत पथरीले जंगल में से होकर बह रही है। कल तक नर्मदा वन बाला थी, अब शैल बाला है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए नर्मदा सक्रिय होती गई। तीसरे पहर असिंदर आ गए। पास में है पुनासा कॉलोनी। यहाँ भी चट्टानें मानो नर्मदा के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी हैं। बांध के लिए यह सबसे उपयुक्त जगह है। यहाँ नर्मदा पर बड़ा भारी बांध बनने जा रहा है। उसके बन जाने पर प्यासी धरती को जीवनदायी जल मिलेगा। वह धन धान्य से लहलहा उठेगी। यहाँ नर्मदा तट पर किसी बाबा की कुटी खाली पड़ी थी। रात उसी में सोए। अब चट्टानें बड़ी विकट हैं, खड़ी और ऊंची, और पानी उनसे सट कर बहता है। बहुत संभल कर चलना पड़ता है। जरा चूके और गए। फूंक फूंक कर, तौल तौल कर हम एक एक कदम रख रहे थे। कहीं पर्वतारोहियों की तरह सधे पांव ऊपर चढ़ते, तो कहीं चोरों की तरह दबे पांव नीचे उतरते। लेकिन मन के उल्लास का तो क्या कहना। और नर्मदा, कितनी लचीली है यह नदी। कैसा मोड़ लिया है उसने यहाँ। चारों ओर चट्टानों की मानो गड्डी की गड्डी रखी है। एक जगह चट्टानों की उठती गिरती कतार बंधनवार सी लहराती चली गई है। पर अब नदी के किनारे किनारे आगे जाना संभव नहीं। ऊपर झाड़ी में से जाने के सिवा कोई चारा नहीं, इसलिए झाड़ी में से चले। बढ़ी हुई जंगली घास में कमर तक धंस जाते। घास की नोक कपड़ों में बिध जाती और कांटों सी गड़ती। बड़ी मुश्किल से एक पगडंडी मिली, लेकिन वह हमें नर्मदा से दूर ले गई। एक ही नाले को 7 बार पार करके एक गांव पहुँचे। वहाँ हमें टकारी की गड़वाट मिल गई। हमारे दोनों ओर घना जंगल था। श्यामलाल कहता है, जंगल भगवान के लगाए बाग बगीचे हैं। मार्ग में एक पेड़ के नीचे 6-7 भील बड़े बड़े कुल्हाड़े लिए बैठे थे। वे हमें टकारी का मार्ग समझा ही रहे थे कि एक भील स्त्री अपने बच्चे को लिए वहाँ से निकली। लीजिए, यह उसी ओर जा रही है, आप उसी के साथ हो लीजिए। इस बियाबान जंगल में इस स्त्री को अकेले जाने में डर नहीं लगता होगा। हम उसके साथ हो लिए। चारों ओर ऐसी निविड़ निस्तब्धता थी कि हमें लगा हमारे कानों ने काम करना बंद कर दिया है। टकरी काफ़ी दूर था। पहुँचते पहुँचते सांझ हो गई। नर्मदा में डुबकी लगा ली थी तो थकान दूर हो गई। गांव में 6-7 झोपड़े ही थे। एक स्त्री ने हमें आश्रय दिया। झोपड़े में वह थी और उसके वृद्ध पिता थे। सामान रखा ही था कि बड़े बड़े चूहे आ गए और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। तो एक ने तो हमारे ऊपर ही छलांग लगा दी। रात को सोएंगे कैसे।
स्त्री ने कहा, बाहर खुले में सोइए, वहाँ उतना परेशान नहीं करेंगे, सामान सिराहने रख लीजिए। मैंने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? वह गांव में है, वहाँ हमारी खेती है, यहाँ हम गाय भैंस चराने आए हैं, यहाँ चारा अच्छा है, खूब दूध होता है, घी बनाकर बेचते हैं। तुम्हारे बच्चे भी गांव पर हैं? उसका चेहरा कुम्हला गया, गहरी सांस लेकर बोली, मेरे 2 बच्चे थे बाबा, दोनों मर गए। अनजाने ही मैंने उसकी दुखती रग को छू दिया था, उसकी सूनी गोद की उसे याद दिला दी थी। आर्द्रवाणी में वह बोली, बच्चा होने की कोई गोली हो तो दो ना बाबा। कैसी अंतर्वेदना थी, मन को छू लेने वाली गहराई थी। वह मेरी ओर देख रही थी और जवाब मांग रही थी, अच्छा सा जवाब जो उसके जीवन में आशा जगा सके। मैं सहसा बोल उठा, तुम दूध पीती हो या चाय? चाय। बस यही तो गलती करती हो, तुम्हारे घर ढेरों दूध उतरता है, फिर भी तुम चाय पीती हो। दूध पियो, तुम पति पत्नी खूब दूध पियो, भगवान जरूर भला करेगा। सच? सच बेटी सच। उसकी आंखों में चमक दौड़ गई, प्रकाश की किरण जैसे उसके हाथ लग गई। मैं झूठ बोला था, लेकिन उस दिन भी मुझे लगा था और आज भी लगता है कि मेरे इस झूठ में भी सच है। सुबह चले, दोपहर तक धारा क्षेत्र पहुंच जाएंगे। इस तट पर धारा क्षेत्र, उस तट पर धावड़ी कुंड। यह नर्मदा के छोटे छोटे कई प्रपात हैं। उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी तो ललचाई अधीरता से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर में प्रपातों के पास आ गए। यहाँ बड़े बड़े शिलाखंडों से टकराता हुआ पानी तेज गति से बह रहा था। एक युवा प्रपात के पास अड्डा जमाया। इसमें से उठते हुए जल कणों में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। कैसा छोटा सा इंद्रधनुष! जापान में विशाल वृक्षों को बौने कद का बनाकर गमलों में उगाते हैं, इसे बोनसाई कहते हैं। नर्मदा ने जैसे यहाँ अपने गमले में बोनसाई इंद्रधनुष उगाया है। हवा के झोंकों के कारण इंद्रधनुष झूलता सा प्रतीत हो रहा था। इसी लहराते इंद्रधनुष के पास हमने खाना बनाया। क्या ठाठ है हमारे! ये प्रपात पर्वतीय घाटी को शोर और फुहारों से भर देते हैं, लेकिन हम कानों से जितना सुन नहीं रहे थे, उससे ज़्यादा लोभी आंखों से देख रहे थे। उस तट के प्रपात बड़े हैं, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं देते। प्रपातों के मध्य एक विशाल चट्टान पर एक मछुआरा जाल फैला रहा था। मैं सोच रहा था कि वह वहाँ पहुँचा कैसे होगा। हमारे पास खड़े मछुआरे ने छलांग लगा दी और उफनती धाराओं को चीरता हुआ वहाँ जा पहुँचा। मछुआरे नदी की पहलौटी की संतान होते हैं। मछुआरों ने हमसे कहा कि अब नर्मदा तट छोड़ना होगा। दूर तक चली गई एक किले सी दीवार सी खड़ी चट्टान कगार भी हम मानो हमसे यही कह रही थी, यहाँ मनुष्य के लिए प्रवेश निषिद्ध है। एक ग्रामीण वहाँ आया था। उसने कहा, यहाँ से गढ़वाट से पुनासा जाइए, वहाँ से इंधावड़ी होते हुए 7 मात्रा जाइए, वहाँ फिर नर्मदा मिल जाएगी। तो हम अब भी पुनासा के ही इर्द गिर्द घूम रहे थे। पुनासा जाने की हमारी अनिच्छा देखकर उसने कहा, चलिए मेरे गांव ही चलिए, मेरे घर रहिए, वहाँ से इंधावड़ी और भी पास पड़ेगा। उस ग्रामीण के साथ घने जंगल में से होते हुए उसके गांव भंवरला पहुँचे। उसके घर जाकर आश्चर्यचकित रह गए। जिप्सियों जैसे बड़े घेर के पिंडलियों तक के लहंगे, रंग बिरंगी चोली, छोटी सी ओढ़नी और बड़ी बड़ी चूड़ियों के कारण इनकी स्त्रियां कितनी आकर्षक लग रही थीं। तो ये बंजारे थे। पुरुषों की पोशाक में तो बंजारी की एक भी विशेषता नहीं रह गई थी, लेकिन स्त्रियों ने अपना पहनावा ज्यों का त्यों रखा था। इस गांव में यह नस्ल कहाँ से आ टपकी? एक आंगन को घेरकर इनके 6-7 घर थे। आज हम इन्हीं के अतिथि थे। सुबह चल दिए। चिलचिलाती धूप के कारण इंधावड़ी पहुँचते पहुँचते पसीने से नहा उठे। सूरज मानो भूल गया है कि अभी गर्मी नहीं शरद है और ताकत से तप रहा है। आज का ही दिन था जब सारा दिन नर्मदा के दर्शन नहीं हुए थे। रात इंधावड़ी में रहे। दूसरे दिन दोपहर के पहले 7 मात्रा पहुँच गए। यहाँ फिर नर्मदा मिल गई। ऊंचे किनारे के भग्न मंदिर से मैं देखने लगा, कहीं काजल रानी दिखाई तो नहीं देती।
नर्मदा तट का बस यही एक गांव हमसे छूट गया था, लेकिन वहाँ घनी झाड़ी के सिवाय और कुछ नहीं था। लोग भी कहाँ कहाँ अपने घोंसले बना लेते हैं। यहाँ से फिर किनारे किनारे चले। चट्टानें विकट थीं और कई बार लगता है कि अब किनारा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अनिल और श्यामलाल कहीं ना कहीं से राह निकाल ही लेते हैं। कावेरी संगम पहुँचते पहुँचते दोपहर हो आई। अब ओंकारेश्वर बिल्कुल पास है। थोड़ी देर में मांधाता आ गए। ठीक सामने है ओंकारेश्वर, नर्मदा तट का सबसे बड़ा तीर्थ। ओंकारेश्वर एकदम सामने है, 2 मिनट का भी रास्ता नहीं। फिर भी नर्मदा के मध्य में एक टापू पर स्थित होने के कारण परकम्मावासी वहाँ नहीं जा सकता। ओंकारेश्वर कितना पास फिर भी कितना दूर। मांधाता छोटी सी जगह है, मकान कम, धर्मशालाएं अधिक। हम एक धर्मशाला में ठहरे। यहाँ कल भी रहेंगे। 12 दिन के वनवास के बाद आराम का एक दिन मनाया जा सकता है।